हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और उसी का आज ये नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट होगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, साथ पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी आने वाला है। नए लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार जो है ये संकलित किया गया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पिछला वाला अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ठीक है, पुराणों की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मतलब पुराण जो है, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, इनमें से ये बताना है। ठीक है, अब देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा और क्रमबद्ध है अगर विवरण की बात करें तो पुराणों में मिलता है। टोटल इनकी संख्या कितनी है? तो 18 है। 18 टोटल संख्या है पुराणों का। और पुराणों का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है प्राचीन आख्यान या फिर एवं इसका संकलन। ठीक है, और ये इसका जो होता है प्राचीन आख्यान, इसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है पुराण का। और इसका संकलन जो है महर्षि वेदव्यास ने किया था। और जिनमें से 5 जो प्रमुख पुराण है उनमें से आ जाता है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्म, भागवत पुराण। ये जो है सबसे 5 जो है प्रमुख पुराण है। इनमें अगर हम देखा जाए सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये अगर हम देखा जाए तो कब लिखा गया है पुराण, तो ये संभवतः 3री या 4थी शताब्दी में जो है इसको, 4थी सदी में इसको लिखा गया था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन जब चला इसको उत्तर भारत में, शुरुआत ये दक्षिण भारत में हुआ। आरंभ इसका 800 ईस्वी से हुआ था। ठीक है, इससे लेकर 1700 ईस्वी के मध्य ये चला। और ये दक्षिण भारत में जो है अलवार और नैनार के द्वारा जो है चलाया गया। इसको भक्ति आंदोलन के अगर हम बात करेंगे, नेता जो थे रामानंद, इसे उत्तर भारत में लेकर आए थे। ठीक है, तो रामानंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जो थे ये उत्तर भारत में लेकर आए। इन्होंने ही लोगों को यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति प्रेम और समर्पण रखने तथा इनके नाम से उच्चारण से क्या है, मुक्ति पाई जा सकती है। तो ये चीजें यहाँ से शुरुआत हुई थी। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, महालवाड़ी महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? महालवाड़ी प्रथा जो है ये, अगर बात करें व्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत में जो है इसको लागू किया गया था। जो कि ब्रिटिश भारत, उस समय का जो ब्रिटिश भारत हुआ करता था उसका कुल भाग का ये 30% हुआ करता था। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महालवाड़ी प्रथा लागू हुई। महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो महाल का अर्थ होता है जागीर। ठीक है, महाल का अर्थ होता है जागीर, या फिर इसको आप जो है गांव भी कह सकते हैं, जो महाल का अर्थ होता है निकलता है। तो इस पद्धति में प्रत्येक गांव के साथ स्थापित किया गया, कृषक के साथ नहीं था, ये गांव के साथ स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसमें जो है ग्राम पर जो है आधारित भूमि व्यवस्था के साथ रैयतवाड़ी बंदोबस्त की कुछ नीतियों को मिलाकर इसको लागू किया गया। और इसके जन्मदाता कौन थे? तो उनका नाम था हाल्ट मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी जो थे इस प्रथा के, इस व्यवस्था के जो है जन्मदाता माने जाते हैं। 1819 में जो है प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का उल्लेख है, और 1822 में इसको जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था। चलिए, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे तो वो थे प्रसिद्ध कवि एवं खिलाफत नेता थे हजरत मोहानी, जिन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग किया था। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने अहमदाबाद में 1921 में, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में जो शहर है अहमदाबाद, वहाँ पर 1921 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया था। ठीक है, और इसके बाद कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग जो हुई थी कांग्रेस के मंच से, वो 1929 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उसमें किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के मंच से शुरुआत हुआ था। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए प्रथम कार्यकर्ता तो वो हजरत मोहानी थे। चलिए, अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट है। एनी बेसेंट और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की जो है स्थापना हुई, शुरुआत हुआ। भारत में होम रूल लीग की स्थापना का प्रयास एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने किया अप्रैल 1916 में। ठीक है, अप्रैल 1916 में तिलक तथा सितंबर 1916 में
एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक ने मराठा एवं केसरी तथा एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया नामक जो है समाचार पत्र निकाले। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला थी, ठीक है। एनी बेसेंट कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला थी, और जो कि अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी, ठीक है। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनाई गई? 1917 में, जो कि ये प्रथम महिला थी, अध्यक्ष बनी थी। और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछा जाएगा तो वो कौन थी? तो उनका नाम था सरोजनी नायडू, ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो 1925 में बनाई गई थी। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और तिलक जो थे कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बनाए गए, ये बात पूछी जाती है, तो इसको आप बात में रखिएगा दिमाग में कि तिलक जो थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष नहीं बने, लेकिन सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ और निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया गया। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो बनाए गए उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। और गृह मामले के मंत्रालय सूचना और प्रसारण मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री जो बने थे उनका नाम था बलदेव सिंह, और श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। रेलवे और परिवहन मंत्री थे अनुराग आसिफ अली। तो इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है बताना, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आपका आता है ये किस में आता है? ये आपका जो है एक प्रकार रेट है, और रेट जो आता है मूल अधिकार में। 5 प्रकार की रेटें हैं जो कि मूल अधिकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रावधान जो भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के मध्य जो है इसके भाग में वर्णन है। अनुच्छेद 32 जो है वो क्या है? इसमें जो इसके तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति को प्रदान किया गया है कि ये जो है क्या है? मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, ठीक है। रिट 5 प्रकार की हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो ये सभी जो है आपका किससे आते हैं? आपके मौलिक अधिकार से के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं? इनमें से पंचायती राज प्रणाली भी किस राज्य में नहीं है? अगर हम बात करेंगे पंचायती राज प्रणाली की तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन, नागालैंड में नहीं। नागालैंड, इसके अलावा मेघालय, इसके अलावा मिजोरम, ठीक है, और कुछ अन्य विशेष क्षेत्र हैं जहाँ पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। तो ठीक है, तो ये आपको 3 राज्य मिल जाए तो वहाँ पर पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है, यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप में किससे गठित होता है? पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से गठित होता है, बनता है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रासायनिक पदार्थों की उपस्थिति के आधार पर तो स्वेस महोदय थे, स्वेस महोदय, इन्होंने पृथ्वी को 3 भाग में बांटा। 3 भाग कौन कौन सा था? 3 भाग, उसमें पहला आ जाता है सियाल, ठीक है, सियाल। दूसरा आ जाता है सीमा, ठीक है। तीसरा उसमें है सियाल, सीमा और नीफे। तो इस तरीके से 3 भाग में बांटा गया था। सियाल में बताया, सियाल की बात करें तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है उसको कहा जाता है सियाल, ठीक है। क्या कहा जाता है? जो ऊपरी परत है उसको सियाल कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन, सिलिका, ठीक है, और एल्युमिनियम, अभ्रक कोयला आदि पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एसआई से आपको सिलिका याद रखिएगा, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम, एल से एल्युमिनियम याद रखिएगा। ये दोनों मुख्य रूप से इसमें पाए जाते हैं, इसके नाम से सियाल पड़ा। इसके अलावा ऑक्सीजन भी मिलता है और अभ्रक कोयला भी मिलता है। फिर दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो ये मतलब ये दोनों चीजें बहुत अधिक होती हैं, तो इसलिए ये ऊपरी परत में यही पाया जाता है, तो इसको सियाल कहा जाता है, कह दिया गया। फिर आ जाते हैं सीमा पर। सीमा जो है ये क्या है? ये मध्यवर्ती भाग है। कौन सा भाग है? मध्यवर्ती भाग है, और पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। इसमें सिलिका, मैग्नीशियम, चांदी, मैग्नीज आदि पाए जाते हैं। सिलिका और मैग्नीशियम आदि की अधिकता कारण इसे सीमा कहा जाता है। फिर आ जाते हैं नीफे। नीफे की बात करेंगे तो ये सबसे आंतरिक भाग है पृथ्वी का, और इसमें जो है कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसमें भारी घनत्व वाले पदार्थ जैसे तांबा हो गया, ठीक है, तांबा मतलब निकिल, और Fe मतलब लोहा। तो तांबा, लोहा, जस्ता, सोना आदि पाया जाता है, लेकिन निकिल और लोहे की अधिकता के कारण इसे नीफे कहा जाता है। तो इसके नाम में इसके तत्व जो है छिपे हुए हैं, तो इस तरीके से आप इसको जान सकते हैं, ठीक है। अब पपड़ी पूछा गया, पपड़ी में तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। अगर पपड़ी ने पूछ के मध्य भाग में पूछता तो मध्यवर्ती भाग में
जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, सिलिकॉन, सिलिका और मैग्नीशियम हो जाता है। ठीक है, Mg, मैग्नीशियम का वैसे हो जाता है Mg, लेकिन यहाँ पे Ma लिखा है तो इसका मतलब ये यहाँ से थोड़ा सा संकेत मिल सकता है कि Ma से आप मैग्नीशियम याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर अगर आंतरिक भाग अगर पूछा जाए तो आंतरिक भाग में निकिल और फेरस, फेरस मतलब लोहा, ठीक है, निकिल मतलब तांबा, तो तांबा और लोहा तो वो आंतरिक भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? में से सतह पर जल संसाधन का उदाहरण, जो बेस्ट उदाहरण वो झील का है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, झील से आपका जल संचारण कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहत पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, बृहत मतलब सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र इनमें से बताया जाना है, तो वो हो जाएगा जैव मंडल। आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जैव मंडल जो है क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बृहत पारिस्थितिक तंत्र है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, जल मंडल पारिस्थितिक तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। स्थल मंडल जो है स्थलीय पारिस्थितिकी क्षेत्र तक सीमित रहता है। और जीवोम जो है पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई के रूप में जो है एक निश्चित क्षेत्र में ही होता है, लेकिन जैव मंडल जो सबसे बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है? पहले प्रथम प्रदूषक जानिए, प्राकृतिक प्राथमिक प्रदूषक जिसे कहते हैं, तो वह प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं उनको कहा जाता है प्राथमिक प्रदूषण। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषण इस प्रकार होता है, जैसे प्राथमिक प्रदूषण जैसे CO2, ये प्राथमिक प्रदूषण हो गया। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राथमिक प्रदूषण है। इसके बाद नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सभी प्राथमिक प्रदूषण में आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2, ये भी क्या है, प्राथमिक प्रदूषण हो जाता है। अब द्वितीय प्रदूषक पूछा गया, द्वितीय प्रदूषक वह ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा सामान्य वातावरणीय यौगिकों के बीच रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या हो गया आपका द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आता है। स्मॉग मतलब जो धूम कोहरा, ये भी क्या जाता है, द्वितीय प्रदूषक के अंतर्गत आ जाता है। ओजोन ये भी द्वितीय प्रदूषक हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की स्थापना कब की थी? राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड की बात करेंगे भारत सरकार के द्वारा, तो ये 1992 में किया गया था। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1992 आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया? जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल को किस सन में स्थापित किया गया बताना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 1988 में स्थापना किया गया था। ठीक है, तो 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर शासकीय पैनल मतलब इसको IPCC कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये की स्थापना UNEP मतलब कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि, ठीक है, WMO जिसको कहते हैं, तो इसके द्वारा 1988 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में जलवायु की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है उत्तर प्रदेश की जलवायु है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 9 विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के साथ उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो आंसर क्या है, ए पार्ट से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? सुरहा ताल पक्षी विहार बताना है किस जिले में पड़ता है। सुरहा ताल पक्षी विहार जब आएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बलिया जिला। ठीक है, सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का, जो कि यहाँ पे सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसर के निम्नलिखित में से किस भाग में कंप्यूटर द्वारा आवश्यक सभी ऑपरेशंस करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर होता है? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए डेटा पथ, ठीक है, डेटा पाथ जो है, डेटा पाथ जो है प्रोसेसर का वो हिस्सा जिसमें वह सभी हार्डवेयर शामिल होते हैं जो कंप्यूटर द्वारा आवश्यक गणना, लॉजिकल ऑपरेशन या फिर डेटा ट्रांसफर जैसे कार्यों को करने के लिए जरूरी होते हैं। इसमें आपका ALU हो गया, ठीक है, रजिस्टर हो गया, मल्टीप्लेक्सर हो गया, बस हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें
घटक शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस तालिका का रखरखाव नहीं करता। इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस तालिका का रखरखाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करेगा। आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थ्रेड टेबल का रखरखाव नहीं करता, बाकी IO टेबल, ठीक है, मेमोरी टेबल, प्रोसेस टेबल, इस सभी का रखरखाव करता है। थ्रेड टेबल इसमें आंसर नहीं है। ठीक है, IO मतलब इनपुट आउटपुट टेबल हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्थिति और उनके उपयोग की जानकारी रखती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मेमोरी टेबल की बात करेंगे तो मेमोरी टेबल सिस्टम की मेमोरी के से प्रबंधन संबंधी जानकारी रखती है, और प्रोसेस टेबल जो है ये सिस्टम में चल रहे सभी प्रोसेस की स्थिति और उनकी विशेषताओं को जो है स्टोर करती है। लेकिन थ्रेड टेबल जो है ये क्या है, इसका प्रबंधन आमतौर पर सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नहीं किया जाता, तो यही आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामपुर में स्थित है। ठीक है, एक लखनऊ में कौन सा है, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला। एक गोरखपुर में, उसका नाम क्या है, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला। रामपुर में जो है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला, या फिर इसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला। ठीक है, और एक प्रयागराज में है, प्रयागराज में कौन है, जवाहर नक्षत्रशाला। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये सहारनपुर हो जाएगा। ठीक है, कागज का प्रमुख उत्पादक जिला सहारनपुर, यहाँ पर आंसर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले के करछना तहसील में पाया जाता है। करछना तहसील, इलाहाबाद का जो करछना तहसील है वहाँ पे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो वहाँ पे ग्लास रेत पाया जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें संगमरमर की, तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर और सोनभद्र में संगमरमर पाया जाता है। इसके अलावा यूरेनियम की बात करेंगे तो एकमात्र जिला ललितपुर, ठीक है, जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है और यहीं से तांबा की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट की बात करेंगे तो किस जिले में, तो बांदा और चंदौली जिला में, चंदौली, चंद प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली जिला में। ठीक है, सबसे पुराना यही चंदौली वाला है, तो ये यहाँ पे बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ पर बनाया जाता है। ग्रेनाइट पट्टियाँ और स्लेट कहाँ पर बनाया जाता है, तो ये बनता है ललितपुर जिले में। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया। तो पहिया और हिरण द्वारा दर्शाया गया है वो है पहला उपदेश। इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसको पहिया और हिरण के द्वारा दर्शाया गया। ठीक है, पहला धर्मोपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। धर्म चक्र प्रवर्तन भी पहला धर्मोपदेश को कहा गया। इन्होंने अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को हिरण पार्क जो सारनाथ में है वाराणसी में, वहीं पर जो है इन्होंने उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में हिंदू द्वारा निर्मित जसवंत सिंह की छतरी एकमात्र स्मारक है जो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मुगल काल में हिंदू के द्वारा एकमात्र निर्मित स्मारक जसवंत सिंह की छतरी जो कि कहाँ पर स्थित है, तो ये पड़ता है आगरा में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, राजा जसवंत सिंह ने करवाया था शाहजहां के शासनकाल में। यहाँ क्या है, तो यहाँ अमर सिंह के शव के साथ उनकी पत्नी हाड़ा रानी जो थी वो सती हुई थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। तो ये हुआ था सन 1797 में। ठीक है, 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया। शुजाउद्दौला के पश्चात आसफुद्दौला जो थे नवाब कहाँ के, अवध के, फिर 1797 में उसका भाई शहादत अली अवध का नवाब बना। तो शहादत अली ने 1801 में प्रयागराज सहित के अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया, जिसके बदले में उसे कुछ सुरक्षा की गारंटी भी प्राप्त हुई थी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं में, चरकुला, ददरा, कर्मा और मुरिया। यहाँ पे अगर देखें तो चरकुला है ब्रज क्षेत्रों में, ठीक है, ददरा भी है जनजाति, अगर हम बात करेंगे जनजाति के द्वारा, और कर्मा नृत्य भी मिर्जापुर क्षेत्र में होता है। लेकिन ये मुरिया जो नृत्य है ये उत्तर प्रदेश में न होकर छत्तीसगढ़ में होता है, बस्तर जिला, जो मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित पंचायतन शैली के स्थापत्य देवगढ़ मंदिर जो है किस प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो देवगढ़ मंदिर है ये उत्तर गुप्त काल के प्रकार के मंदिरों का एक उदाहरण है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। पंचायतन शैली या फिर इसको कहा जाता है नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। हिंदू और मुसलमान यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो है नौचंदी मेला। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, नौचंदी मेला
जहाँ पे ये कहाँ होता है, तो ये मेरठ में होता है। मेरठ में नौचंदी मेला जहाँ लगता है, इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों की सहभागिता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इसका ए पार्ट राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है इनमें से? तो आंसर हो जाएगा कालबेलिया। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन से है। जो राजस्थान में है ये प्रचलित है, जो संगीत नृत्य शैली है जो कि राजस्थान में प्रचलित है। बाकी रसिया, सावनी, ठुमरी ये सभी आपके उत्तर प्रदेश में होती है। कालबेलिया को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में भी सम्मिलित किया है, ठीक है, जो कि ये कहाँ का है, ये जो है राजस्थान का है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म 1 जुलाई 1938 को हुआ था। किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था इनका इलाहाबाद, लोकनाथ स्थान इलाहाबाद में, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन राइट है। चलिए, ब्रजभाषा बोलने वालों का घर किस क्षेत्र में आता है? ब्रजभाषा बोलने वालों को घर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 का तो हो जाएगा बी ऑप्शन, निचली दो आप, ठीक है। निचली दो आप मतलब जैसे आगरा, धौलपुर, मथुरा, एटा, मैनपुरी, ये सब निचली दो आप क्षेत्र हैं जहाँ पे ब्रजभाषा बोली जाती है। चलिए, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो आरक्षित सीटों की जो संख्या है, कुल सीटों का 1/3, यही सही है, ए पार्ट, ठीक है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। 2, 4, 3 जो है के डी में ये बातें कही गई हैं, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं इनमें से एक? ठीक है, नगर निगम वाला शहर इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? तो कानपुर में है, बरेली में भी है, गाजियाबाद में भी है। रायबरेली में जो है क्या है, नगर निगम नहीं है, बल्कि ये नगर पालिका क्या है, नगर पालिका परिषद है। नगर पालिका परिषद है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, नगर पालिका परिषद है। यहाँ पे 17वां नगर निगम जो था वो शाहजहांपुर, अभी लेटेस्ट मतलब टोटल कितना है, यही 17 नगर निगम है, जिसमें 17वां कौन सा है, वो है शाहजहांपुर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और अन्य गरीब परिवारों को निःशुल्क आवास देने के लिए वर्ष 1985 में कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया था इंदिरा आवास योजना, ठीक है। कौन सा? इंदिरा आवास, निःशुल्क आवास, मतलब आवास योजना, इंदिरा आवास योजना था, जो इसमें क्या था, निःशुल्क था। 1985-86 में इसको शुरुआत किया गया था। बीपीएल परिवारों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता था। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारतीय समाज को क्या माना गया है? भारतीय समाज को परंपरागत रूप से भारतीय समाज की संरचना जो है कृषि पर आधारित रही। अधिकांश जो जनसंख्या का जीवन यापन था कृषि से जुड़ा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है, कृषक समाज माना गया। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के सदस्य में से किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? पंचायत समिति के सदस्य जो है वो क्या होते हैं, ये ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। माफ करिएगा, पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एनएमएचपी कब प्रारंभ किया गया? एनएमएचपी की बात करेंगे, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, तो 1982 में प्रारंभ हुआ था। ये पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? अधिया और बटाई शब्दों की बात करेंगे तो जो है ये जो होता है बटाई, कृषि के लिए जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, कृषि में इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। बटाई पर खेती दी जाती है, जिसमें खेत को क्या होता है, ठेके पर दिया जाता है, या कृषि कार्य के लिए जो है ठेके का समझौता होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो फसल की साझेदारी अर्थात फसल को आपस में बांटना, यह अधिया कहलाता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो फसल की साझेदारी अलग, अब अधिया और बटाई दोनों, बी और सी, कृषि कार्य बैठक, ठीक है। फसल की साझेदारी अधिया, तो अधिया क्या है, फसल की साझेदारी अर्थात फसल को आपस में बांटना अधिया है, तो ये तो सही है, ठीक है। और जो बटाई है, खेत जिसमें ठेके पर जाएगा कृषि कार्य के लिए, ठेके को समझौता, तो ये तो था, लेकिन और बाकी ये बटाई के बारे में नहीं सही था, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन जो उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति तथा पद वृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं? मैंने कौन सा पत्र जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें की जाती हैं? तो वह है कार्यालय आदेश। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कार्यालय आदेश, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो देखिए, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या टोटल कितनी है, 11 है। और जिनका वर्गीकरण अगर हम करें तो ह्रस्व स्वर,
दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आता है, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सभी आ जाते हैं आपके क्या है, जो है ह्रस्व स्वर है यानी लघु स्वर है। इसके बाद दीर्घ स्वर में कौन कौन सा आ जाता है, दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए और ओ आओ, ये आपका जो है दीर्घ स्वर आ जाता है। अब यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन है, तो बड़ा आ बिल्कुल है, बड़ी ई, बड़ा ऊ ये भी है, ई जो है छोटी ई ये लघु स्वर है यानी ह्रस्व स्वर है। और संयुक्त स्वर जो है वो चार होते हैं जिसमें ए आए और ओ आओ आते हैं, ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, जो है संयुक्त स्वर है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट है, छोटी ई जो है दीर्घ स्वर ना होकर ये लघु स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में इनमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो जब दो समानार्थी शब्द और उनके पुनरुक्ति के बीच में अगर प्रयोग करना है तो उस योजक चिन्ह लगाते हैं, आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ठीक है। योजक चिन्ह कुछ तरीके से, जैसे कि एग्जाम्पल अगर लें तो दो समानार्थी जैसे कि धन दौलत, ठीक है, धन और दौलत, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पर इसके बीच में एक इस तरीके से योजक चिन्ह लगा देंगे, तो ये हो जाता है, इसको क्या, ये जो डैश लगाया गया इसको योजक चिन्ह कहते हैं हिंदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द की बात करेंगे इनमें से तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ठीक है, भाववाचक संज्ञा शब्द की बात करेंगे तो इनमें कौन सा आंसर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से अगर भाववाचक संज्ञा शब्दों की बात करेंगे तो जो जिस शब्दों से भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे कि गुण है, दशा है, ठीक है, आदि का ज्ञान हो, भाव का ज्ञान हो, तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए रसीला, ठीक है, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, तो यहाँ ये हो जाएगा आंसर इसका सी ऑप्शन, यहाँ से सभी चीजें जो आपका क्या है भाव का प्रकट हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आप चल सकते हैं, इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है, वृत्त बताना है। यहाँ पे अगर देखा जाए आप चल सकते हैं मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात ये हो सकती है आपके सामर्थ्यता की, तो सामर्थ्य सूचक वृत्ति है, आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा, सामर्थ्य सूचक वृत्ति। चलिए किस वाक्य में अधिकरण कारक है, किस वाक्य में जो है इसमें अधिकरण कारक है बताना है। अधिकरण कारक क्या है, अधिकरण कारक का जो परसर्ग होता है वो क्या होता है, में अथवा पर, ठीक है, में और पर, ये होता है इसका अधिकरण कारक का परसर्ग। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बच्चों ने क्रिकेट खेला, तो ये इसमें तो अधिकरण कारक है नहीं, पुस्तकें मेज पर रखी हैं, तो ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद में ध्वन्यार्थक शब्दों के प्रयोग उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। ध्वन्यार्थक शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बलबलाना और डकारना, ये क्या है, ये आपका ध्वन्यार्थक शब्द कौन से होते हैं, वह जो किसी वस्तु या जीव के द्वारा की गई आवाज का अनुकरण करके बनते हैं, जैसे पशुओं की बोली तो गुर्राना, ठीक है, चीता दहाड़ना, शेर शेर दहाड़ना होगा, गुर्राना हो गया वो क्या क्या चीता का होगा गुर्राना, शेर हो गया दहाड़ना, भौंकना हो गया कुत्ता, बलबलाना ऊँट, ठीक है, डकारना बैल, तो ये सभी जो है क्या ध्वन्यार्थक शब्द होते हैं। यहाँ पे आंसर इसका बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पर्यायवाची शब्द की बात करें हुतासन अनल, ठीक है, तो हुतासन और अनल ये दोनों एक दूसरे का पर्यायवाची हैं, जो कि आग का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है, आग के दोनों पर्यायवाची, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, आग के पर्यायवाची हैं। आग के अग्नि पर्यायवाची दहन, वैश्वानर, पावक, धूमकेत, प्रज्वलित, ये सभी आग के पर्यायवाची होंगे, तो यही सही है, बाकी सारे कहीं ना कहीं गलत है। अगला क्वेश्चन, उपकार को मानने वालों को क्या कहा जाता है, एक शब्द में, उपकार को मानने वाले को एक शब्द में कहते हैं कृतज्ञ, आंसर सी ऑप्शन राइट है, ठीक है, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ या फिर एहसानमंद व्यक्ति, ठीक है, तो कृत मतलब किया हुआ, ज्ञा मतलब जानने वाला से मिलकर बनता है, अर्थात जो किसी के द्वारा किए गए उपकार को जानता मानता है और उसका आभार व्यक्त करता है, तो उसको कहते हैं कृतज्ञ, ठीक है। कृतज्ञ के शब्द का अर्थ क्या है, उपकार को मानने वाला। चलिए आंखें दिखाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है गुस्से में देखना, क्या होता है, गुस्से में देखना, आंसर डी हो जाएगा, या फिर धमकी देना या किसी को डराना, इस प्रकार इसका अर्थ डी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, भोजपुरी, अवधी और ब्रज किस भाषा के परिवार से है, ठीक है, तीनों जो है किस भाषा के परिवार से बताना है। भोजपुरी, अवधी और ब्रज जो है ये तीनों अगर देखा जाए तो ये इंडो आर्यन परिवार भाषा से आता है, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। भोजपुरी पूर्वी हिंदी आर्य के बिहार शाखा से है, जबकि अवधी पूर्वी मध्य क्षेत्र की पूर्वी हिंदी शाखा से है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। यहाँ पे आंसर इसके लिए बी पार्ट करेक्ट है। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के 3 चरणों के जनक कौन माने जाते हैं? ठीक है, भारत के परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम के 3 चरणों के जनक की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है, इन्हें जो है माना जाता है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट राइट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाशकारी सुनामी जो है किस दशा में उत्पन्न हो सकती है? विनाशकारी सुनामी जो है ये 7.0 से अधिक परिमाण वाले जो होते हैं अंतःसागरीय भूकंप के द्वारा या अंतःसागरीय ज्वालामुखियों के विस्फोट के कारण या अंतःसागरीय बृहदाकार जो है भूस्खलन के द्वारा आदि दशा में उत्पन्न हो सकता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, देश में कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय के अनुसार औसतन कितनी वर्षा होने पर क्षेत्र विशेष सूखाग्रस्त क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें अगर देखा जाए जहाँ पे 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो उसको सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए अब क्वेश्चन आपका जो है कंप्यूटर से होगा, MS एक्सेल में निम्नलिखित टेक्स्ट फंक्शन का आउटपुट क्या है? ठीक है, डैश मतलब इज इक्वल टू MID लाइब्रेरी 42, यहाँ पे इसका बताना है कि क्या होगा इसका आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना, देखिए इसमें मिड मतलब क्या होता है, इसमें जो फंक्शन मिड फंक्शन का सिंटेक्स होता है, जैसे मिड टेस्ट स्टार्ट फिर नम फिर नम फिर इसके बाद कैरेक्टर। जहाँ पे टेस्ट यहाँ पे अगर देखें तो लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, और नंबर यहाँ पे चौथे अक्षर से शुरू होगा और इसके बाद नंबर कैरेक्टर मतलब कि ये दूसरा जो नंबर है ये क्या कैरेक्टर मतलब 2 अक्षर लेंगे। चौथे अक्षर से शुरू होगा और 2 अक्षर लेंगे। तो चौथा अक्षर इसमें लाइब्रेरी में देखेंगे तो 1 2 3 4 मतलब कि आर से शुरू होगा और 2 अक्षर लेंगे। ठीक है, तो चौथा अक्षर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा और अगले 2 अक्षर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे RA हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका मिड जो दिया गया लाइब्रेरी 42 तो इसका आउटपुट क्या होगा RA होगा। तो यहाँ पे इसके लिए आंसर क्या है, ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रास और एनग्रेव को किस रूप में जाना जाता है? ये सभी जो है सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्ब्रास ये सभी किस रूप में जाना जाता है? अब यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं या फिर वर्ड आर्ट हैं या फिर फॉन्ट स्टाइल है या फिर पेज इफेक्ट है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है आपके फॉन्ट इफेक्ट हैं, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉन्ट इफेक्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर क्या है, ए पार्ट राइट है। चलिए इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर क्या कहा जाता है? इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को आमतौर पर होस्ट नाम से जाना जाता है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, होस्ट क्या है, होस्ट एक ऐसा कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया में निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा यूजर्स के कनेक्शंस के साइज और स्ट्रेंथ को जो है संदर्भित करती है इनमें से? तो वो हो जाएगा सोशल ग्राफ। आंसर क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सोशल ग्राफ एक नेटवर्क संरचना को दर्शाता है जो किसी व्यक्ति और उसके कनेक्शन जैसे कि दोस्त, परिवार, सहकर्मी आदि के बीच के संबंधों को दिखाता है। आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ किया गया भुगतान क्या कहलाता है? आधार डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के द्वारा यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम द्वारा तो उसको कहा जाता है AEPS। क्या कहते हैं, APS कहेंगे। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन इनमें सबसे पुराना प्लेटफॉर्म इनमें से कौन सा है ये बताना है। यहाँ पे कौन सा सबसे पुराना है, तो सबसे पुराना लिंक्डइन है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये कब स्थापित हुआ था, ये 2003 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, जबकि फेसबुक की बात करेंगे तो 2004 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आगे दिया गया यूट्यूब तो 2005 में आया। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम तो इंस्टाग्राम 2010 में आया। और व्हाट्सएप की बात करेंगे तो व्हाट्सएप आया था 2009 में। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पुराना इसमें 2003 में कौन आया, लिंक्डइन आया। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन डॉट बैट होता है? ठीक है, इनमें से कौन से फाइल का एक्सटेंशन डॉट बैट होगा ये बताना है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। PC बैच फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट बैट होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे इसका C और D ऑप्शन राइट है। चलिए साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या, साइबर सुरक्षा या साइबर सिक्योरिटी अटैक के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े डिवाइस को लक्षित करता है? तो उसको कहा जाता है बोट नेट अटैक। क्या कहते हैं, बोट नेट अटैक कहेंगे, जो कि एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट होता है जिसमें एक बड़ी संख्या में जो है वायरस कंप्यूटर्स एक साथ किसी
टारगेट नेटवर्क या सिस्टम पर हमला करते हैं। ठीक है, इन जो है संक्रमित कंप्यूटर्स को बॉट्स कहा जाता है। ठीक है, बॉट नेट अटैक का मुख्य उद्देश्य होता है नेटवर्क के आइडेंटिटी की कमी में डालना और डेटा चोरी या नुकसान पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित डेटा प्रतिकृति यानी कि डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन करा गया है? तो उसको कहते हैं HDFS। HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को विशेष रूप से एक उच्च स्केलेबिलिटी और फॉल्ट टॉलरेंस जैसे दोष सहनशीलता इसको हिंदी में कहते हैं के लिए डिजाइन किया गया है। तो आंसर क्या है? ए पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल रूप में सूचना स्टोर करने के लिए मतलब संग्रहित करने के लिए स्टोर करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? तो उसके लिए हम जो है पाठ्य पुस्तक टाइपराइटर व्हाइट बोर्ड तो यहाँ ऑप्शन देख से जान सकते हैं कि लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में ASCII, ठीक है, ASCII फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन डेटा के लिए प्रत्येक कैरेक्टर के लिए कितने बिट की आवश्यकता होती है? तो ASCII में प्रत्येक कैरेक्टर के लिए जो है 7 बिट की आवश्यकता होती है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और यह कैरेक्टर इनकोड करने का एक मानक होता है। ASCII कोड का मान 0 से लेकर 127 तक हो सकता है होता है। ASCII एक कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए 7 बिट का प्रयोग करती है। ठीक है, और ASCII 256 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट की आवश्यकता होती है। अगर एक्सटेंड ASCII की पूछेगा तो वो होता है 8 बिट की आवश्यकता, लेकिन ऐसे जनरली ASCII की तो हो जाएगा 7 बिट। चलिए, निम्नलिखित में से क्या इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए जाना माना प्रोटोकॉल है? इनमें से डेटा संचार के लिए जाना माना प्रोटोकॉल यहाँ पे अगर देखेंगे तो वो है TCP/IP। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, एंटीबायोटिक दवाएं किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध जो है प्रभावी होती हैं? एंटीबायोटिक जो दवाएं होती हैं जीवाणु को मारने के लिए होती हैं। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो प्रतिलिपि यानी कि कॉपी बनाने से रोकने के लिए डिजिटल फाइलों में एक अदृश्य पहचान कोड डालती हैं? ठीक है, इनविजिबल कोड जो है डालती हैं यहाँ पे। तो वो कौन सी ऐसी तकनीक है? तो उसको हम क्या कहते हैं? तो 67 का हो जाएगा डिजिटल वाटर मार्किंग। क्या कहते हैं उसको? डिजिटल वाटर मार्किंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NDRF का गठन किस प्रकार के आपदाओं से निपटने के लिए जो है किया गया है? तो NDRF का गठन जो है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल जिसको कहते हैं, इसका गठन प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के प्रति विशेषीकृत प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन से, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों। भूकंपीय घटनाओं को किस स्केल में मापा जाता है? भूकंपीय घटनाओं को किस स्केल से मापा जाता है? तो इसको हम मर्केली स्वेट और रिक्टर दोनों से मापते हैं। तो आंसर है सी ऑप्शन ए व बी दोनों। ठीक है, भूकंपीय तीव्रता की मापनी जो है रिक्टर स्केल से मापी जाती है और आघात की तीव्रता या गहनता को मर्केली स्केल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस योजना के तहत रक्षा तंत्र में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है? किस योजना के तहत? तो कौन सी योजना है? तो वो है मेक इन इंडिया के तहत, बिल्कुल सही। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, बिल्कुल सही। उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी PLI योजना के तहत, ये भी सही है। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के तहत। अगला प्रश्न, नवीन प्रौद्योगिकियों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है? इनमें से नवीन प्रौद्योगिकियों का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव होता है डिजिटल डिवाइड में कमी या वृद्धि दोनों हो सकता है। तो आंसर ए पर राइट है। वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन विद्युत उत्पादन करने का भारत सरकार ने लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 500 गीगावाट तक लक्ष्य रखा गया है। आंसर क्या है? ए पार्ट। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, AI आधारित सिस्टम में नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? ठीक है, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम है, उसमें नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? तो उसमें नैतिकता की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करेंगे 73 का, तो यहाँ पे AI जो टेक्निक है उसका दुरुपयोग रोकने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है नैतिक मापदंड बहुत जरूरी है। तो इसलिए नैतिकता की आवश्यकता है, तकनीक के दुरुपयोग रोकने है। ठीक है, तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए, हिमालय पर्वत प्रणाली में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हिमालय पर्वत प्रणाली की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये वलित पर्वत का उदाहरण है। आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर वलित पर्वत क्या है उदाहरण है तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करता वो क्या कहलाता है?
वो पौधा जो क्षारीय मिट्टी को सहन नहीं करेगा उसको हम कौन से प्रकार का पौधा कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है। क्षारीय मिट्टी को जो सहन नहीं करता या क्षारीय मृदा का सहन नहीं कर पाते उन्हें कहते हैं कैल्सीफ्यूज पौधा। कौन सा? कैल्सीफ्यूज पौधा कहेंगे। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इन्हें उगने के लिए अम्लीय मिट्टी की जरूरत होती है। इन पौधों को लाइम हेटर्स भी कहा जाता है। तो कैल्सीफ्यूज याद रखिएगा या फिर लाइम हेटर्स। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का एक घटक नहीं है? इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के घटक की बात करेंगे, यानी कि जनसंख्या में परिवर्तन को माइग्रेशन, मृत्यु तथा जन्म प्रभावित करते हैं, किंतु रुग्णता जो है ये का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से इस पर नहीं पड़ता। तो यही आंसर हो जाएगा ये पार्ट। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा निर्धारण की सीमा बढ़ाकर क्वेश्चन नंबर 77 का डी हो जाएगा $3 कर दिया गया। ठीक है, अभी $3 कर दिया गया है, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो 2025 में विश्व बैंक के द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 सितंबर 2025 को भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में सम्मिलित किया गया है? 27 सितंबर 2025 को टोटल अगर देखा जाए तो 2 आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, रामसर साइड में एक है गोकुल जलाशय, गोकुल जलाशय जो कि कहाँ है? बिहार में। और दूसरा कौन सा है? उदयपुर झील। उदयपुर झील, उदयपुर झील कहाँ है? तो उदयपुर समझ के आप राजस्थान में मत मारिएगा, ये भी बिहार में, जो कि रामसर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहले विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में किया गया। दूसरा, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। तीसरा, इसमें विश्व के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। कौन कौन सा कथन सही है ये बताना था। 79 में अगर हम देखें तो केवल पहला ही कथन सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, क्योंकि 1 मई 2025 को इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री ने किया। ठीक है, किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया वेब्स। ठीक है, जो कि ये वेब्स 2025 का उद्घाटन हुआ और इसमें 4 दिवसीय इस शिखर सम्मेलन का टैगलाइन जो था कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग जो है कंट्रीज रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन, मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह को राष्ट्र को समर्पित किया। बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ता है ये बताना। ठीक है, विंझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है जो कि यह पड़ता है केरल राज्य में। तो आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। केरल का तिरुवनंतपुरम जो है वहीं पर यह स्थित है। तिरुवनंतपुरम जो इसका का जिला है, सॉरी प्रदेश है केरल राज्य का, तो वहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल राज्य का जिला जो है क्या है? तिरुवनंतपुरम, जहाँ पे ये बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत सरकार ने अंगोला की सेनाओं के आधुनिकीकरण के लिए कितने मिलियन डॉलर की डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दी है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी ऑप्शन, 200 करोड़। ठीक है, 200 मिलियन डॉलर। ठीक है, 200 मिलियन डॉलर की जो है क्या है? डिफेंस क्रेडिट लाइन को स्वीकृति दिया गया है। तो अंगोला के राष्ट्रपति कौन है? लोरेंसू लोरेंसू जो थे अभी हाल ही फिलहाल में भारत के दौरे पर मई 2025 में आए थे। ठीक है, तो 200 मिलियन डॉलर की जो है क्रेडिट लाइन की स्वीकृति प्रदान किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो थी 5वीं पंचवर्षीय योजना, 1974 से लेकर 1979 तक रही थी। और इसी में 26 जून, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 1975 में 26 जून को जो है क्या राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। तो यहाँ पर आंसर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? ठीक है, रेल बजट को आम बजट में कब मिलाया गया? क्वेश्चन नंबर 83 की बात करेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 2017 में मिला दिया गया था। ठीक है, 2017 में रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई? सिडबी की बात करेंगे तो ये अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना हुई। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से अधिक वर्षों के लिए परती छोड़ी गई भूमि को क्या कहा जाता है? 5 से अगर अधिक वर्षों के लिए परती के लिए छोड़ी गई भूमि है तो उसको किस प्रकार की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। ठीक है, आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सनराइज उद्योग से क्या तात्पर्य है? सनराइज उद्योग जो है भारत में उभरते हुए उद्योगों को कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें अगर देखा जाए
तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, ये सनराइज उद्योग के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका, ए पार्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा इनमें से। जमींदारी उन्मूलन कानून लागू करने वाला पहला राज्य जो है इनमें से बिहार है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 1950 में सर्वप्रथम लागू किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, स्वतंत्रता के बाद। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस भारतीय भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था, ये बताना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ठीक है, और उसमें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ई ऑप्शन जो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सिंगल लॉगिन प्रयास के लिए उपयोग किए जाने वाले स्वचालित रूप से उत्पन्न वर्णों संख्याओं की एक स्ट्रिंग है। तो उसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, OTP कहते हैं जिसको, वन टाइम पासवर्ड। तो ये एक ऑटोमेटिक रूप से उत्पन्न संख्यात्मक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है जो कि एक एकल लेन देन लॉगिन सत्र के लिए जो है यूजर को प्रमाणित करता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य क्या है। तो यह योजना का उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को विवाह हेतु सहायता प्रदान करना। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गरीब परिवारों को विवाह में आर्थिक सहायता करना। ये आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 90 क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन है आपका पाईग्राफ चार्ट से क्वेश्चन है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको मैं एक वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज का ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कभी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।